इंडिया में एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड शहर की 2019 की लिस्ट में टॉप 30 सिटीज के अंदर 21 सिटी इंडिया से थे। इंडिया में 14 करोड़ लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो WHO की सेफ्टी लिमिट से 10 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड है। वैसे इंडिया में एयर पोल्यूशन के बारे में तभी गूगल किया जाता है जब सर्दी का मौसम आता है, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में एयर पोल्यूशन की मेजर रीजंस क्या है और गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी पॉलिसी अपनाई थी उनमें ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है। उससे पहले जानेंगे कि एयर पोल्यूशन को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA कुछ प्रमुख चीजों पे एयर पोल्यूशन के लिए AQI का कैलकुलेशन करती है, जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन, इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 इतना छोटा है कि ये इंसान के हेयर से भी 30 गुना ज्यादा पतला है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। AQI जितना ज्यादा होगा पॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा। अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्केल है। इंडिया USA के स्केल को अपनाता है। 0 से 50 से शुरू होकर 300 से 500 तक है। 300 से 500 हो गया खतरनाक, यानी प्योर अनहेल्दी। फ्यूलवुड और बायोमास बर्निंग प्राइमरी रीजंस है ग्रामीण इलाकों में पॉल्यूशन की। लकड़ी के टुकड़े, घास, पत्ते या फिर गाय के गोबर को सुखाकर चूल्हे में यूज किया जाता है, जिससे इंडोर एयर पोल्यूशन ज्यादा फैलता है। स्टेट ग्लोबल एयर की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 6 लाख इंडियन की डेथ इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हुई। कावडांग के जलने के धुएं कोल जलने से जितने धुएं निकलता है उससे 5 गुना ज्यादा घने होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लॉन्च किया था। यहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने की बात कही गई थी। इस स्कीम के तहत 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जुड़ने की बात कही गई थी, मोस्टली ग्रामीण इलाकों में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। फरवरी 2020 में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स ने अपने रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट के अनुसार 90% से ज्यादा लोग जो उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं वो अभी भी खाना पकाने के लिए पुराने साधनों का ही यूज करते हैं। साल में हो सकता है 3 से 4 बार सिलेंडर रिफिल करवाते हो। इसके रीजन में पाया गया कि सब्सिडी मिलने के बाद भी प्राइस ज्यादा है, और इधर गाय का गोबर, लकड़ी, घास, पत्ते ये सब तो फ्री है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि चूल्हे में खाना पकाने से खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा टेस्टी होता है। इसके अलावा रूरल एरियाज में सब्सिडी ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, तो एवरेज पोर फैमिली इतना इंतजाम नहीं करती। मिलावटी ईंधन इंडिया के साथ साथ पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कम प्राइस के फ्यूल के साथ गैसोलीन और डीजल का मिलावट आम बात है। कुछ इंडियन टैक्सी और ऑटो रिक्शा मिलावटी ईंधन के मिश्रण पर चलता है। 2017 से 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 4375 केसेस रजिस्टर किए गए हैं सिर्फ फ्यूल एडल्ट्रेशन के मामले में। इनमें से 33 रिटेल आउटलेट्स को बंद ही कर दिया गया है। मिलावटी पेट्रोल और डीजल से डेंजरस लेवल का हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर निकलता है। ये आगे जाकर शरीर में कैंसर का कारण बनता है। गवर्नमेंट ने तो स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ता है। इंडिया के शहरों में ट्रैफिक जाम एक गंभीर विषय है। 2019 के एक स्टडी के हिसाब से साउथ इंडिया के शहरों में भीड़ भाड़ के कारण ड्राइवरों ने सड़क पर एवरेज 71% एक्स्ट्रा टाइम बिताया गाड़ियों में, और वही मुंबई में एवरेज 65% एक्स्ट्रा टाइम ड्राइवरों ने बिताया अपनी गाड़ी में। 2019 के इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं नंबर 1 पे बेंगलोर है और नंबर 8 पे दिल्ली है। तो ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी गंभीर विषय भी है इंडिया में। ट्रैफिक की भीड़ गाड़ियों की स्पीड को कम करती है,
इसकी वजह से रुक रुक कर जब गाड़ियां चलती है जो ज्यादा धुएं निकलती है, इससे इंजन की लाइफ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे एवरेज 55 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रिप में जितना पॉल्यूशन होता है, वहीं 20 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के एक ट्रिप में 2 गुना ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है। और अगर वो स्पीड और कम हो, 5 से 20 किलोमीटर पर आवर हो, तो पॉल्यूशन 4 से 8 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बड़े शहरों में एक सिंपल 10 किलोमीटर की ट्रिप में 36 मिनट टाइम लगता है। इसके ज्यादातर कारण जो है वो है कि रोड्स की अवेलेबिलिटी कम होना, दो शहरों के बीच हाईवेज में डिवाइडर लेन की कमी है, इसके अलावा इंटरसिटी एक्सप्रेसवे नेटवर्क की कमी और ट्रैफिक लॉस भी उतने सख्त नहीं है। इस तरह के पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी ऑड इवेंट जैसी चीजों पर भी निर्भर होता है, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज और बढ़ाना होगा। ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और भी बहुत सारे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जितना बढ़ता है, धरती का तापमान भी उतना बढ़ता है। इसका कारण है जैसे CO2 गैस सन से आने वाली जो हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करके रख देती है धरती पे, इसलिए धरती का तापमान बढ़ जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार अब तक का 2016 ईयर सबसे हॉटेस्ट ईयर था, सबसे गर्म साल। इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा असर पड़ता है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसर है चाइना और USA के बाद। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार अगर इस चार्ट में अगर आप देखें तो करीब 68.7% ग्रीन हाउस गैसेस जो निकली है वो एनर्जी सेक्टर से निकली है। उसमें से 49% जो गैसेस निकली है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेशन से। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से 24%, इसके अलावा एग्रीकल्चर से 19.6% और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से 6.0%। और बाकी आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। ये 2014 की रिपोर्ट मुझे मिला है। अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे पिछले अगर 20 इयर्स को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2019 में स्लोएस्ट ग्रोथ हुआ है CO2 एमिशन में। ये आप चार्ट देख सकते हैं, तो ये थोड़ी सी अच्छी खबर तो जरूर है। इंडिया से हर साल 3 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है जो ग्लोबली 7% है। एनर्जी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्यों? ये अगर आप सवाल पूछे तो इसका आंसर है क्योंकि 2018-19 के अगर रिपोर्ट देखें तो इंडिया में कोल से 72% एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो आप समझ सकते हैं एनर्जी सेक्टर क्यों इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। धीरे धीरे गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। इंडिया ने अपने पावर कैपेसिटी में 38% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज को इंस्टॉल किया है, जो कि मेनली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर या फिर विंड पावर है। क्योंकि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने यह वादा किया था कि 33% कार्बन एमिशन कम करेंगे 2030 तक। इन कुछ सालों में फार्मर्स की पराली जलाने के बाद मीडिया में कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहती थी। जब दिल्ली में एयर पोल्यूशन लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता था विंटर सीजन में, क्योंकि दिल्ली देश का कैपिटल है तो पॉलिटिक्स भी शुरू होती थी। पिंग पोंग बॉल की तरह नेताओं में एक ब्लेम गेम चलता रहता था। पराली जलाने के मामले मोस्टली पंजाब और हरियाणा में ही दिखाई देते हैं। विंटर सीजन आते आते पराली जलाने के मामले शुरू हो जाते थे। इसका कारण अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। फार्मर्स पहले फसल को अपने हाथों से जमीन से काटते थे। फिर 1960s-70s में जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, MS स्वामीनाथन के हाथ से, MS स्वामीनाथन जो कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हुआ। ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, इन सब से फसल की मात्रा बहुत बढ़ने लगी। फिर 90s में कॉम्बाइन हार्वेस्टर आया इंडियन मार्केट में, जिससे लेबर कॉस्ट कम हुआ। ये मशीन फसल को जमीन से ना काट के जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर काटता है, तो फिर जो बाची खुची चीज है वो पराली बन के रह जाती है। अब आता है मेन पॉइंट। फार्मर्स जब चावल उगाते हैं तो बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। तो धीरे धीरे जब ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया तो फिर पंजाब और हरियाणा के गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल एक्ट नाम से। इसके तहत मिड जून से पहले राइस प्लांटिंग को बैन कर दिया गया। मतलब
मॉनसून आने से पहले आप चावल लगा नहीं सकते। अब जब बीज लेट लगाई जाएगी तो फिर फसल की कटाई भी लेट होगी, और जब हार्वेस्टिंग लेट होगी तो फिर नेक्स्ट क्रॉप को उगाने के लिए जो फील्ड को रेडी करने का एक प्रोसेस होता है, टाइम मिलता है फार्मर्स को, वो अब कम मिलने लगी। अब जब टाइम कम मिलता था तो फिर मशीन से कटी हुई फसल की जो बची हुई पराली थी उसे फार्मर्स जलाना शुरू कर दिया। अब ये धुआं जाए कहाँ? अब ये धुआं जियोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से दिल्ली में बह के जाती है। अब देखिए, नॉर्थ इंडिया में हिमालयन माउंटेन एक बैरियर की तरह काम करता है जो ठंडी हवा को दिल्ली के तरफ ले जाता है। पंजाब हरियाणा के पराली से बनते धुएं ठंडी हवा में मिक्स होकर दिल्ली में एक कैप की तरह बन जाता है, जिससे दिल्ली की पॉल्यूशन लेवल इतना इंक्रीज होता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली की पॉल्यूशन AQI लेवल से भी ऊपर चला जाता है। अब पराली जलाने के अलावा इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन वो एनफ नहीं है। अब क्यों नहीं है वो आपको बताते हैं। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है पराली का, वो है हैप्पी सीडर मशीन। हैप्पी सीडर मशीन क्या करता है, बची कुची पराली को मिट्टी के अंदर मिक्स कर देता है, इससे नेक्स्ट क्रॉप के लिए फील्ड भी रेडी हो जाता है एक साथ। अब सॉल्यूशन तो जान गए, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स क्या है देखिए। गवर्नमेंट के सब्सिडी के बाद भी एक हैप्पी सीडर मशीन करीब 70,000 कॉस्ट करती है। इसके अलावा एक हैप्पी सीडर मशीन को चलाने के लिए करीब 65 से 70 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर की जरूरत है। एक नॉर्मल किसान के पास 30 से 40 हॉर्स पावर की ट्रैक्टर होती है। इस साल दिवाली पे दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान, वेस्ट बंगाल ने पटाखे की सेल और यूज को पूरी तरह अपने स्टेट में बैन कर दिया था। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इंडिया में कोविड-19 क्राइसिस को देखते हुए पूरे इंडिया में पटाखे बैन घोषित कर दिए थे। पटाखे को लेकर पॉलिटिक्स भी बहुत शुरू हो गई थी। अब फैक्ट की बात, पटाखे इंडिया में एयर पोल्यूशन के लिए 5% कंट्रीब्यूट करता है। इसी साल दिवाली पे सुबह 8 बजे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में PM 2.5 का मार्क था 468 से 500 तक करीब। रात को ये 800 तक चला गया, मतलब इतना पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। देखिए, किसी भी चीज को पूरी तरह से बैन करना मेरे ख्याल से कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चलना ही ठीक रहेगा। लोगों को जागरूक करना जरूरी है। ग्रीन क्रैकर्स को और ज्यादा प्रमोट करना अच्छा रहेगा। तो ये थे इंडिया में एयर पॉल्यूशन के कुछ मेजर रीजंस। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।